हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा बेसिक टर्म के बारे में बात किया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी को रिवाइज जरूर कर लिए होंगे। तो चलिए, आज का जो कहानी है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा वीडियो बढ़ेगा, चीजें का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा, मजेदार मजेदार चीज आता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो अभी का जो सबसे पहला टॉपिक है भैया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला जो अभी बात है वो अभी का यही है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बट्टा टोटल केसेस। हिंदी में अगर हम इसको बोले, तो बोलेंगे ऐसे, कुल या अनुकूल स्थितियों की संख्या, अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे कुल संख्या। कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा ये इस फॉर्मूला को समझा जाए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। मतलब जिस किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, उस इवेंट को सपोर्ट करने वाले कितने हैं उसको ऊपर लिखना है, और टोटल मतलब सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि में कितने लोग हैं उसको नीचे लिखना है। समझ गए? जिस किसी भी इवेंट यानी घटना का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, उनको सपोर्ट करने वाले, उनसे संबंधित कितने लोग हैं उनको ऊपर लिखा जाएगा, और टोटल यानी सैंपल स्पेस में, प्रतिदर्श समष्टि में कितने हैं उसको नीचे लिखा जाएगा। इस फॉर्मूला का यही मतलब हुआ। अगर हम इस फॉर्मूला का संकेत में देखें तो ऐसे किताब में लिखा रहता है पी ए का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता। ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनो, ए की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला हो जाएगा। किसका पूछा है भाई? ए का। तो ए को सपोर्ट करने वाले जितने होंगे ऊपर, मतलब ए का नंबर, ए की संख्या, अब बट्टा टोटल मतलब सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। ये होता है फॉर्मूला भाई सिंबॉलिक हिसाब से। तो पी ए बराबर एन ए अपॉन एन एस। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर ऐसा ही पूछ दिया जाता, पूछ देता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। तो भैया ए सर्वनिष्ठ बी को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, और नीचे में टोटल यानी एन एस, ये होता फॉर्मूला।
समझ रहे हो? जी हाँ। तो ये है किसी भी इवेंट यानी घटना का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को हमेशा प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आपको कुछ देर के बाद सवाल का वैरायटी करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ऐसे आपके किताब में जितने भी सवाल मिलेंगे उसके 80 से 90% सवाल तो इसी पर आधारित है, लेकिन कुछ ऐसा सवाल है 10%, 15% वाला, 20% वाला, जो इस फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग है यही चीज, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिए। अब भैया अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि 2 कॉइन उछाला गया, 2 सिक्का उछाला गया, तो उसका सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि आपको पता है यही होता है ना, ठीक है। और मान लीजिए आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, हिंदी में बोलेंगे कम से कम एक चित्त की प्रायिकता। हेड को हिंदी में चित्त कहते हैं, टेल को पट कहते हैं। कम से कम एक चित्त की प्रायिकता। तो भैया किसका पूछा है? हेड का। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब होता है एक हेड भी हो सकता है और एक से अधिक हेड भी हो सकता है। तो देखो तो इसमें एक हेड वाले या एक से अधिक हेड वाले कितने हैं? तो सर एक हेड या एक से अधिक हेड वाले 1, 2 और 3 लोग हैं, तो 3 लिखेंगे ऊपर। और टोटल मतलब सैंपल स्पेस में कुल कितने लोग हैं? 4, तो नीचे लिखा जाता 3/4 इसका आंसर होगा। और भी अभी क्वेश्चन, अभी बेसिक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लिया जाए, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि 2 डाइस उछाला गया, 2 डाइस। तो आपको पता है कि 2 डाइस उछालने पर टोटल 36 केस होते हैं। 36 केस क्या क्या होता है पिछले वीडियो में हमने लिख के दिखा दिया। हम यहां सारा नहीं लिखेंगे, बस कुछ लिख देते हैं, जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक इसी प्रकार 2 से भी होगा, ठीक इसी प्रकार 3 से भी होगा, ठीक इसी प्रकार 4 से भी होगा, ठीक इसी प्रकार 5 से भी होगा और ठीक इसी प्रकार 6 से भी होगा। मतलब 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, ये ठीक है। आपको पता है कि 2 डैश उछालने पर यही सब चीजें आ सकती हैं। मान लीजिए आपसे पहला चीज पूछा, ध्यान से सुनो, मान लीजिए आपसे पहला चीज पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 8, मतलब योग 8 की प्रायिकता। तो पहले ये पता करो कि योग 8 वाले कितने लोग हैं, सम 8 वाले कितने लोग हैं। सम 8 मतलब योग 8। तो बताइए योग 8 कैसे कैसे आया होगा। एक के साथ किसी को बैठाओगे तो जोड़ने पर 8 तो आ नहीं सकता है, 2 के साथ में 2 6 आ सकता है, 3 के साथ में 3 5 आ सकता है, 4 के साथ में 4 4 आ सकता है, 5 के साथ में 5 3 आ सकता है, 6 के साथ में 6 2 आ सकता है। तो भैया बता दीजिए तो
8 को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5। तो ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे लिखेंगे टोटल 36। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसे मान लीजिए पूछा जाए, तो बेसिक बातें समझिए। पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब होता है सेम सेम, सेम सेम। तो बताइए तो सेम सेम वाले कितने लोग हैं भैया? डबलेट्स यानी सेम सेम, जब दोनों पे सेम आ जाए डबलेट्स, तो सेम सेम वाला कौन कौन है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यानी डबलेट्स वाले कितने लोग हैं भैया? डबलेट्स की प्रॉपर्टी पूछा तो डबलेट्स वाले कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। और टोटल कितना है? 36 है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। 1/6 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 10। मान लीजिए योग 10 से बड़ा हो, इसकी प्रायिकता पूछा गया। तो योग 10 से बड़ा हो मतलब जोड़ने पर चीजें 10 से बड़ा आ जाए, तो सम 10 से बड़ा कैसे कैसे आएगा बताइए? तो यहां लिख लीजिए, तो ये लिख लीजिए। तो सम 10 से बड़ा चाहिए, तो 10 से बड़ा वाला कैसे कैसे आएगा? जोड़ने पर 10 से बड़ा चाहिए। तो 10 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? 11 चाहिए, 12 चाहिए। अधिक से अधिक तो 12 ही आ सकता है। तो जोड़ने पर 11 चाहिए या 12 चाहिए। 10 से बड़ा का मतलब यही हुआ। तो पहले बताओ 11 कैसे आया होगा? 11 आ जाएगा 5 6 से, 6 5 से, और लास्ट में फिर 12 आने के लिए 6 और 6। और तो किसी तरीके से नहीं आ सकता है। 10 से बड़ा होना चाहिए योग, तो 10 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? 11 आ सकता है या 12। तो 11 आने का हमारे पास यही 2 तरीका है, और 12 आने का तो एक ही तरीका है। तो भैया सम 10 से बड़ा हो, इसको सपोर्ट करने वाले 3 लोग हैं, और कुल कितने हैं? 36 है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1/12। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है चीजें। यस, बिल्कुल सही बात है। अब चलिए बात करते थोड़ा इस प्रकार के क्वेश्चन। कर ली नोट? चल आइए, अब एक क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं, समझे? आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस हम उसका हेडिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उससे काम कुछ और चाहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 7 है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हम यहां लिखेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसके आधार पर हम आपको काम करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन, मतलब सिक्का उछालने वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रयोग चल रहा है। कहता इफ द क्वाइन शोज हेड टॉस इट अगेन, मतलब कोई स्टूडेंट है या कोई मित्र है, मान लीजिए वो क्वाइन उछाल रहा है, ठीक है। कहता है अगर क्वाइन उछालने पर हेड आ गया तो फिर से वो क्वाइन उछालेगा। मेरी बात को सीधी समझिए, कुछ ज्यादा मत समझिए। एक आदमी है जो क्वाइन उछाल रहा है, मान लो क्वाइन उछाला और अगर हेड आ गया तो क्वाइन दोबारा उछालेगा। बट इफ इट शोज टेल द थ्रो अ डाइस, लेकिन अगर क्वाइन उछालने पर टेल आ गया तो वो डाइस उछालेगा। समझे? मेरी बात को ध्यान सुने कि नहीं सुने? कोई आदमी है जो सिक्का उछाल रहा है, सिक्का उछालने पर अगर हेड आ गया तब तो वापस वो सिक्का उछालेगा, हेड आने पर वापस वो सिक्का उछालेगा। लेकिन अगर वो टेल आ गया
तो टेल आने पर डाइस उछालता है, पासा उछालता है। तो सोच के बताइए इस घटना का सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या किया वो? कॉइन उछाला। कॉइन उछालने पे कह रहा है कि अगर हेड आ गया तो कॉइन दोबारा उछालेगा। मतलब अगर हेड आ गया तो कॉइन दोबारा उछालेगा। तो दोबारा कॉइन उछालने पर हो सकता है कि हेड आ गया होगा, या हो सकता है कि दोबारा कॉइन उछालने पर टेल आ गया होगा। समझे? मान लीजिए आपने कॉइन उछाला, हेड आया, तो हेड जैसे आया तो फिर से कॉइन उछालिएगा। तो फिर से जो कॉइन उछालिएगा उस फिर से में हो सकता है कि हेड आ जाए या क्या आ जाए? टेल। तो देखिए हेड के साथ हेड भी आ सकता है, हेड के साथ टेल भी आ सकता है। पहली बार में अगर हेड आया तो अगली बार कॉइन उछालेगा फिर से। तो पहली बार में हेड आया तो कॉइन उछालेगा, तो कॉइन पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन अगर पहली बार उछाला सिक्का और टेल आ गया तो टेल आने पर डैश उछालेगा। तो डैश पर क्या क्या आ सकता है? हो सकता है कि टेल आने पर 1 आ जाए, हो सकता है टेल आने पर 2 आ जाए, हो सकता है टेल आने पर 3 आ जाए, हो सकता है टेल आने पर 4 आ जाए, हो सकता है टेल आने पर 5 आ जाए, और हो सकता है टेल आने पर 6 आ जाए, क्योंकि टेल आने पर डैश को थ्रो कर रहा है। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग बात है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो मित्र हैं, ये जो आपको मित्र दिखाई दे रहे हैं, इसका तनी प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया। ये बहुत गजब है। अब इसमें स्टूडेंट जनरली क्या गलती करेगा? कहेगा अच्छा ठीक है सर, आप इसका पूछे हो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, तो क्या करेगा? कहेगा सर एच वाले कितने हैं? 1। अब कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देगा, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट से ये सैंपल स्पेस लिख के दे दिया, लेकिन सैंपल स्पेस लिखने से पहले क्वेश्चन पढ़ा ना। क्वेश्चन क्या था कि कॉइन उछाले तो हेड आया तो दोबारा कॉइन उछालेंगे, लेकिन अगर टेल आया तो दोबारा डाइस उछालेंगे। क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अब तब ये लिखने के बाद कहा भैया इसकी प्रायिकता बताओ, तो उन्होंने देखा कि भैया एच वाले 1 हैं, अब कुल कितने हैं? 8, भाग कर दिया, और ये गलती हो गया। पता है गलती क्यों हो गया? क्योंकि आपने कभी अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया। भैया आपके एक्सपेरिमेंट में वैरायटी है, आपके एक्सपेरिमेंट में वैरायटी है। आप कभी सिक्का उछालते हो, कभी पासा उछालते हो। हाँ, 2 सिक्का उछालते ऐसा होता, 3 सिक्का उछालते ऐसा होता, 2 पासा उछालते, 3 पासा उछालते, तब आप जो बोल रहे सही होता। भैया यह 1 बार है और टोटल से भाग कर देते, लेकिन आपने यहां क्या किया? वैरायटी ला दिया। सिक्का उछाला और सिक्का के उछालने पर पासा उछाला, मतलब सिक्का में एक शर्त दे दी आप, कॉइन में एक कंडीशन दे दिए कि भैया वो कंडीशन आएगा तभी हम कुछ दूसरा काम करेंगे। तो मित्र मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब भी आपको लगे कि एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है दूसरा एक्सपेरिमेंट, जैसे यहां कॉइन पर आधारित था, अगर कॉइन उछालने पर हेड आता तो कॉइन उछालते, लेकिन अगर कॉइन उछालने पर टेल आता तो वापस पासा उछालते। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कुछ इस ढंग से निकालते हैं, कुछ हम इस ढंग से निकालते हैं। अगर इसका पूछा प्रोबेबिलिटी तो पता है कैसे बोलेंगे? ये बताओ, ये हेड पता है क्या था? 1 कॉइन उछालने पर आया था, तो 1 कॉइन उछालने पर हेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2 इंटू, उसके बाद ये हेड क्या था? 1 कॉइन उछालने पर था, तो कितना होगा? 1/2। जी हां 1/4, जी हां 1/4।
ऐसे होगा, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन के एक्सपेरिमेंट में वैरायटी है और एक एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है दूसरा एक्सपेरिमेंट। आपने पहला एक्सपेरिमेंट में कंडीशन दे दिया, शर्त दे दिया और उसके आधार पर दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो भैया काम अलग अलग करना पड़ेगा, काम अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे अगर इसी का पूछ दिया जाए, अगर इसी का पूछ दिया जाए तो बताइए ना, हेड, एक कॉइन को उछालने पर हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू एक कॉइन उछालने पर टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो कहानी कितना हो जाएगा, 1/4 की हो जाएगी। ये मजेदार चीज है। जैसे मान इसी का पूछ दिया जाए, इसका एक कॉइन उछालने पर टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन एक पासा उछालने पर एक होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि आपको पता है पासा उछालने पर एक बार आ सकता है और टोटल 6 है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा इसका 1/12। इसका भी अगर पूछता तो वही होता, 1/12 ही होता, इसका भी 1/12 ही होता। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और पासा उछालने पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि पासा उछालेंगे तो 2 एक ही बार आ सकता है और टोटल 6 कितना आ जाएगा, 1/12। इस तरीके से इसका भी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 सबका होगा। तो क्या आपको ये समझ में आया कि भैया आपके एक्सपेरिमेंट में वैरायटी था, तो आपके एक्सपेरिमेंट में जब वैरायटी था तो हम जब प्रोबेबिलिटी निकालने गए तो अलग अलग निकाले, अलग अलग निकाले। समझ आया क्या? यस सर। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और बात को आगे द्वारा बढ़ाते हैं। चलिए आइए अब हम कुछ नोट्स लिखेंगे। आइए नोट, इस नोट को अच्छे से थोड़ा ख्याल रखना है। क्या है नोट? सबसे पहला नोट है भाई कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी घटना हो, उसका प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 के बराबर और 1 के बराबर हो सकता है। मतलब कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, या 0-1 के बीच में रह सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि वो इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव घटना है जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना, असंभव घटना। समझे? असंभव घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होता है। असंभव घटना मतलब क्या आप एक कॉइन उछालेंगे तो क्या कॉइन उछालने पर 50 आ सकता है क्या? नो सर। तो कॉइन उछालने पर 50 आना इम्पॉसिबल इवेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तीसरा, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो जो इवेंट है वो श्योर इवेंट है, श्योर निश्चित घटना, श्योर इवेंट निश्चित घटना। हिंदी समझ गए ना? श्योर इवेंट का मतलब निश्चित घटना। कहोगे निश्चित घटना का मतलब क्या होता है? निश्चित घटना का मतलब होता है, जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक, जहां भी हम, आप जहां भी हैं, आप जिस हॉल में भी बैठे हैं, मान लीजिए उस हॉल में आम भरा हुआ है, आम, मैंगो, सिर्फ आम भरा हुआ है उस हॉल में और कुछ नहीं। ठीक है, उस हॉल में हम आम भर दिए और हमने आपको कहा कि भाई आप आंख बंद कर लो और उस हॉल से एक फल निकाल के लाओ। हॉल में आम भरा हुआ है, हमने आपके आंख पे पट्टी बांध दिया
और हमने आपको कहा कि भैया उस हॉल से एक फल निकाल के लाओ बिना देखे, तो आपने एक फल निकाल के लाया, फिर बाहर चेक किया, आम आया। हमने कहा एक बार वापस ट्राई करो, फिर आपने गया, फिर एक फल लेके आया, तो पता चला वो भी आम है। हमने कहा एक बार और ट्राई करो, फिर आप गए, वापस लाए, फिर चेक किया, आम ही निकला। सोच के बताइए, आपको कितनों बार अगर हम उस हॉल में भेज दें तो आम के अलावा दूसरा कोई फल आ सकता है क्या? नो सर। इस प्रकार के इवेंट को श्योर इवेंट कहा जाता है, निश्चित घटना। मतलब पता है कि भैया उस हॉल में आम ही है, तो रिजल्ट तो आम ही वाला आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि अगले बार में अमरूद हो जाएगा, अगले बार में सेब हो जाएगा, है ना। तो वो जो हॉल में आम भरा हुआ है, उस प्रकार की घटना को कहते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, यानी निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता कितना के बार होता है? 1 के बराबर होता है। और इसकी भी सैंपल स्पेस, जिसको आप प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, उसकी भी प्रायिकता कितना के बराबर होता है भैया? 1 के बराबर होता है। चौथी बात, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी में उसके कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो तो 1 के बराबर होता है। इसको थोड़ा और भी अच्छे से समझिए, इसको थोड़ा और अच्छे समझिए प्लीज। ए का मतलब मान लेते हैं हां, और ए डैश का मतलब मान लेते हैं ना। ए का मतलब मान लो हां, ए डैश का मतलब मान लो ना। तो भैया याद रखो, हां प्लस ना का प्रोबेबिलिटी कितना के बराबर? 1 के बराबर। हां का प्रोबेबिलिटी प्लस ना का प्रोबेबिलिटी बराबर 1। निश्चित है, फिक्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस पर बहुत काम करेंगे, मेरी बात को ऐसे ध्यान रखिएगा। हां की प्रोबेबिलिटी प्लस ना की प्रोबेबिलिटी बराबर 1। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे याद रखिएगा। हां की प्रोबेबिलिटी प्लस ना की प्रोबेबिलिटी बराबर 1। तो सोच के बताइए, यहां से 2 रिजल्ट मिल सकता है। अगर पीए निकालना होगा, मतलब हां वाला निकालना होगा, तो क्या इसको 1 माइनस पी ए डैश बोल सकते हैं? यस सर। और अगर पीबी निकालना होगा, पी ए डैश निकालना होगा, तो क्या इसको 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं? यस सर। मतलब हां की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस ना की प्रोबेबिलिटी, या ना की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस हां की प्रोबेबिलिटी। ये बातें आपको अच्छे से प्लीज ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो 2 और बातें हैं, हो गया। चलिए आइए 5 नंबर। एक होता है ऑड्स इन फेवर, जिसको हम लोग हिंदी में अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। अनुकूल संयोगानुपात, ऑड्स इन फेवर। तो भैया फेवर मतलब सपोर्ट करना, तो सपोर्ट करने का फॉर्मूला ऐसे लिखो, पी ए बट्टे पी ए डैश, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बट्टे ए के कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी को ही ऑड्स इन फेवर बोलते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, एक होता है ऑड्स अगेंस्ट, एक होता है ऑड्स अगेंस्ट प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात।
ठीक है, यहां अगेंस्ट की बात है तो अगेंस्ट में ना वाला ऊपर रहेगा और हां वाला नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसी चीज है। तो ऑड्स इन फेवर टर्म है, ध्यान रखिएगा, पी ए बाय पी ए डैश होता है। ऑड्स अगेंस्ट पी ए डैश अपॉन पी ए होता है। जल्दी से इसको नोट कर ले प्लीज। चल, तो यहां हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम बात करने वाले हैं जहां से हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनना शुरू होगा, वो ये है। चलिए, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग सहप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। सहप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, आइए समझते हैं। जनरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल है कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा P A बाय B ऐसा दिखता है। इस प्रकार एकदम मतलब डिवाइड में लिखा हुआ दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट्टा B, A बट्टा B की प्रायिकता। इसी प्रकार के चीजों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता कहा जाता है। सवाल यह है सर इसका मतलब क्या हुआ, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B already occurs। मतलब A की प्रायिकता जबकि B घटित हो चुका है, मतलब A के घटने की प्रायिकता जबकि B घटित हो चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्स। ऊपर में जिस जो रहता है ना, ऊपर में प्रोबेबिलिटी उसका निकाला जाता है और नीचे में जो रहता है वो हो चुका होता है। मतलब A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है, A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है, इसको अगर आप ऐसे एग्जांपल से समझो तो ऐसे समझो। मान लीजिए कि आपके एक बड़े भाई हैं, आप और आपके एक बड़े भाई, ठीक है, तो ऐसे समझिएगा, आप और आपके बड़े भाई हैं, तो आपके बड़े भाई की शादी हो गई, आपके बड़े भाई की शादी हो गई, तो आपके शादी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये है आप, ये है आपका बड़ा भाई, तो आपके बड़े भाई की शादी हो चुकी है, तो आपके शादी होने की क्या प्रायिकता है? तो भैया आपके शादी होने का, तो आप हैं A और आपका बड़ा भाई है B। समझ में आया? मतलब एक काम हो चुका है उसी से संबंधित, तो उसी से संबंधित दूसरे काम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ में आया हमारी बात की नहीं आया? और भी दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप दो मित्र हैं, ठीक है, राकेश रमेश। रमेश आईएएस बन चुका है,
तो राकेश को आईएएस बनने की क्या प्रायिकता है? समझ में आया? मतलब एक काम हो चुका है तो उसी से संबंधित दूसरे काम होने की क्या प्रायिकता है, इसका यही मतलब हुआ। ए की प्रायिकता जबकि बी हो चुका है तो भैया इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इन दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन ऊपर में, तो ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टा और नीचे में जो है उससे डिवाइड करेंगे पी ऑफ बी। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी फॉर्मूला को आप हूबहू नंबर में भी लिख सकते हैं, नंबर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए, ध्यान सुनना, पी ऑफ ए बाय बी का ये फॉर्मूला हुआ, ए बाय बी पहले ए और बी का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ ऊपर लिखेगा और नीचे में जो रहेगा उसे डिवाइड करेगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देख लीजिए, आपको पता है बेसिक रूल, अगर इसका प्रोबेबिलिटी लिखना होगा तो लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बटे एन एस, और बी का लिखना होगा तो लिखेंगे एन बी अपॉन एन एस। यस सर, तो एन एस से एन एस कट गया, कितना बच गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी। तो भैया ध्यान से सुनिए, पी ऑफ ए बाय बी मतलब ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के भी टर्म में रहता है और नंबर के भी टर्म में होता है, दोनों देखो सेम लग रहा है। यहां प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करके निकालना है, यहां नंबर को डिवाइड करके निकालना है, तो जैसा डेटा दिया रहेगा वैसा लगाएंगे फॉर्मूला। अगर डेटा प्रोबेबिलिटी का है तो ये लगाएंगे, अगर डेटा नंबर का है तो ये लगाएंगे। तो आप याद कर लीजिए, अगर इसी पर और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। अगर आपसे किसी ने कहा कि बता इसका क्या होगा, आपको किसी ने कहा कि पी ऑफ बी बाय ए का क्या होगा, तो भैया पी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा पी ऑफ ए, ये होगा, या इसी को नंबर में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन एन ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, पूछा इसका बता, पी ऑफ ए डैश बटे बी डैश का, तो कोई बात नहीं, तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटे पी ऑफ बी डैश, या एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन एन ऑफ बी डैश। तो ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कहानी है। उम्मीद करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आइए, ठीक है। अब इस पर ना एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज भी है, एक सेकंड हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे क्यों आ गया भाई आप? चलिए, बिल्कुल है 13.1 एक्सरसाइज 13.1 इसी पर आधारित है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाना, ताकि आप धीरे धीरे इस टॉपिक को और इस कहानी को समझ सकें। एक्सरसाइज 13.1 का पहला सवाल दिया हुआ है, गिवेन, आप बुक निकाल लीजिएगा प्लीज, हिंदी में है तो हिंदी वाला निकाल लीजिए। ई गिवेन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, दिया हुआ है सारा कहानी। पी ऑफ ई का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। पी ऑफ एफ की जो कहानी है 0.3 है, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है वो 0.2 है। तो हमसे दो चीज पूछा गया है, ई बाय एफ और एफ बाय ई पूछा गया है। ठीक है, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फॉर्मूला के हिसाब से, डेटा प्रोबेबिलिटी में दिया है तो फॉर्मूला भी
प्रोबेबिलिटी में लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अब बट्टे पी ऑफ एफ हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0.2 है और एफ का वैल्यू 0.3 है। डेसिमल कैंसिल कर दोगे तो 2/3 बचेगा। उसके बाद पूछा है कि P ऑफ F बाय E क्या होता है, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अब बट्टे P ऑफ E हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, E इंटरसेक्शन F को आप F इंटरसेक्शन E भी बोल सकते हैं, दोनों बात सेम है। इसका मतलब इसका वैल्यू भी कितना है 0.2 और नीचे में E है, E का वैल्यू कितना है 0.6। डेसिमल हटाओगे तो 2/6 और काटोगे तो 1/3 आ जाएगा। सही है, चलो ये था पहला क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर ले। आइए दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यस सर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पी बी का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 दिया हुआ है। तो पूछा है कि ए बाय बी बताओ, ए बाय बी बताओ। ठीक है, एक बात बताइए, P ऑफ A बाय बी पूछा है बस, तो A बाय बी का फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अब बट्टे P ऑफ B हो जाएगा। तो भैया A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0.32, A इंटरसेक्शन B का, और B का वैल्यू 0.5। डेसिमल हटाओगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर वाले का 32/100 होगा और नीचे वाले का 5/10 होगा, तो पलट के 10/5 हो जाएगा। ये से ये कट गया है ना, ये कटेगा फिर से, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, यानी आंसर हो जाएगा कितना 16/25, 16/25 हो गया। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो डेटा दिया है वो पी ए इक्वल्स 0.8 है, पी बी 0.5 है, पी बी बट्टे ए 0.4 है। ठीक है, तो पहला पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। भाई आराम से निकलेगा। एक बात बताइए, पहला क्वेश्चन पूछा गया ए नंबर में, तो P ऑफ B बाय A का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A होता है। बिल्कुल सही जवाब। तो B इंटरसेक्शन A का वैल्यू 0.4, सॉरी B बाय A का वैल्यू 0.4 है, B इंटरसेक्शन A चाहिए, तो B इंटरसेक्शन A को आप सीधा करके A इंटरसेक्शन B भी तो बोल सकते हैं। और नीचे में P ऑफ A का वैल्यू 0.8 है। अगर आप इसको बाय क्रॉस कर देंगे, अगर आप इसको बाय क्रॉस कर देंगे तो भैया P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर आ जाएगा 0.32। ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। उसके बाद क्या पूछा आपसे, उसके बाद पूछा है A बाय बी बताओ, P ऑफ A बाय बी बताओ। तो भैया A बाय बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B होगा। A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0.32 और P ऑफ B का वैल्यू 0.5। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह इसको भी कट करोगे तो 16 बट्टे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये भी जैसे ये कट के थे। उसके बाद सी नंबर में क्या पूछा गया, P ऑफ A यूनियन B पूछा गया है। ये बहुत बढ़िया चीज है ना। आइए
आ गया तो यहीं पर लिख भी देते हैं, याद कर लीजिएगा। P ऑफ A यूनियन B, यूनियन पूछा गया है, याद कर लीजिए इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। जी हाँ प्यारे, इसको याद कर लीजिए प्लीज, बहुत बार इसका आगे यूज होगा भाई, इसी एक्सरसाइज में बहुत बार यूज होगा, याद कर लीजिए प्लीज भाई, प्लीज याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनियन का फॉर्मूला है ये, सम्मिलन P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसमें सबका वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया P ऑफ A का वैल्यू 0.8 है, P ऑफ B का वैल्यू 0.5 है, और इसका क्या है, इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.32 है। तो ये 8 5 13, यानी 1.3 हो जाएगा और माइनस 0.32 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए। तो 1.3 में से 0.32 माइनस करोगे तो 8 2 10, ये 2 बचेगा, तो 9 3 12, 0.98 आ जाएगा, 0.98 इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देख रहे हैं कितना बेसिक सवाल है, फटाफट बन रहा है, जल्दी से नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा क्या दिया है, 2 इंटू PA बराबर PB बराबर 5/13 ये दिया हुआ है, और A बाय B दिया है, A/B दिया है 2/5। ठीक है, तो पता है क्या पूछा है, यूनियन पूछा है। क्या पूछा है, यूनियन, आराम से निकलेगा। एक काम करो, पहले इस डेटा को ठीक करो, ये तीनों आपस में बराबर है तो फर्स्ट और लास्ट को बराबर कर लो, तो 2PA बराबर 5/13 हो जाएगा। सेकंड और लास्ट को बराबर कर लो तो PB बराबर 5/13 हो जाएगा। यहां से 2 डिवाइड में चला जाएगा तो आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि PA का वैल्यू 5/26 हो जाएगा। करेक्ट है, PA आ गया, PB भी आ गया, और PA बाय B दिया हुआ है। तो भैया A बाय B वाला फॉर्मूला लगाओ, तो इसका जानते हो ना फॉर्मूला, लगाओ। तो P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। यस सर, चलिए थोड़ा बाय क्रॉस कर दीजिए, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A बाय B इंटू P ऑफ B हो जाएगा। रखिए सबका वैल्यू, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर A बाय B कितना है, 2/5 है, और B कितना है, 5/13 है। तो 5 से 5 कट गया, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि भैया A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू है वो 2/13 है। हमको निकालना क्या है, यूनियन निकालना है। अभी अभी हम इसका फॉर्मूला बताएं, हमको निकालना है यूनियन, P ऑफ A यूनियन B। अभी अभी हम आपको इसका फॉर्मूला बताए हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलिए बताइए P ऑफ A कितना है, यहां देखो P ऑफ A 5/26, P ऑफ B 5/13, P ऑफ B 5/13, और इंटरसेक्शन कितना है, 2/13। एलसीएम लीजिएगा तो 26 हो जाएगा। यहां पर 5, 13 दूना 26 तो 10, 13 दूना 26 तो 4, तो 10 5 15 में से 4 गया तो 11/26। ये आपका आंसर हो जाएगा।
जी हाँ, जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, चल ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करिए लेते हैं। चलिए पॉज कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है प्यारे? P ऑफ A 6/11 है, P ऑफ B 5/11 है। अब P ऑफ A यूनियन B 7/11 है। एक काम करो, पहले आप इसका यूज करो, लगा तो इसका फॉर्मूला लगा तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 7/11। सही है। चलिए P ऑफ A का वैल्यू 6/11, P ऑफ B का वैल्यू 5/11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 7/11। इसको जोड़ जाड़ दीजिएगा, एलसीएम सब ले लीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, इतना प्लस देना, ये 1 आ जाएगा। माइनस P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 7/11। भैया 7/11 प्लस का इधर आया माइनस का, ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, तो क्या आप बोल सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1 माइनस 7/11 यानी 4 कितना आ जाएगा 11। अब जो फाइंड करना है उसके पास पहुंचिए। फाइंड क्या करना है भैया? पहला चीज फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। चलो वो तो निकल ही गया, ये चीज फाइंड करना था, ये फाइंड हो गया, पहला काम तो हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना था? A बाय B निकालना है। अब तो सब निकलेगा आराम से, A बाय B करना है। तो भैया A बाय B का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B कितना है? 4/11 है, और B कितना है? 5/11 है। दोनों कट गया 11 से 11, तो 4 कितना बचा? 5। उसके बाद तीसरा क्या पूछा है? B बाय A पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ B इंटरसेक्शन A अब बट्टे P ऑफ A। तो भैया B इंटरसेक्शन बोलो या B इंटरसेक्शन A बोलो या A इंटरसेक्शन B बोलो, बात बराबर है। तो भैया इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 4/11। अब P ऑफ A कितना है? 6/11। दोनों को काटोगे, 11 कट के 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, ये बचा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है यहां से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 17 सवाल है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में तय रखेंगे। बस इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला और थ्योरी को रिवाइज करके अगले वीडियो में पधारिएगा। और चलिए, और लास्ट में यही कहेंगे कि आप सभी मित्रों को कि अगर आप सभी को इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल का काम पसंद आता हो, लगता हो कि भैया हमारा हित का काम चल रहा है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही हैं, इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं, तो आप जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, ताकि थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ जाए और हमको लगे कि नहीं, सही में हम काम ठीक ठाक कर रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा जो कमी होगा वो हम दूर कर लेंगे भाई धीरे धीरे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।